नेक्स्ट 1.6.2 ये आपका आर्टिकल कंपोजिट सेक्शन वाली रोड के लिए, संयुक्त अनुभाग वाली रोड। अगर हम ये एक सेक्शन ही था, होमोजेनियस सेक्शन था ये। अब हम ले रहे हैं, हमारे पास ऐसी रोड ले रहे हैं जो दो तरह के पदार्थों से बनी होती है। इसको हम इस प्रकार की रोड दो प्रकार के पदार्थ की बनी होती है। दोनों प्रकार के पदार्थ को समानांतर क्रम में वेल्ड किया जाता है। उस दोनों रोड को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इसको हम फिगर में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वेल्ड इस प्रकार से किया जाता है कि एक पदार्थ की लंबाई में वृद्धि होती है तो वह दूसरे पदार्थ को भी अपने साथ वृद्धि करवाता है, या फिर उसमें अगर लंबाई में कमी होती है तो दूसरे पदार्थ को भी अपने साथ खींच के रखता है, सिकुड़न पैदा करता है उसमें। इस प्रकार से इसको वेल्ड करते हैं। तो यानी कि अब देखिए, इसको हम यहाँ फिगर 1.16 में यहाँ पे समझ सकते हैं। ये दो रोड हैं, एक ये देख रहे हैं, अब ऊपर ये वाली रोड और दूसरी नीचे है। इनको हमने यहाँ पे इस सरफेस पे बिल्कुल वेल्ड कर दिया। इस तरह से वेल्ड किया कि ये फैलेगी तो इसके साथ इसको भी फैलना पड़ेगा, और अगर ये सिकुड़ेगी तो इसको इसके साथ में इसको भी सिकुड़ना पड़ेगा इस तरह से। या ये फैलेगी तो ये भी इसको भी अपने साथ फैलाने का प्रयास करेगी। तो एक दूसरे से बिल्कुल इसको हम बांध देते हैं, बिल्कुल यहाँ से फिक्स कर देते हैं। और फिर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। इसमें एंड से फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपने आप स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएंगे। इस एक पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होंगे तो दूसरे में कंप्रेसिव उत्पन्न होंगे। और ये दोनों पदार्थ, इनका जो है पदार्थों का तापीय प्रसार गुणांक अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। इसका प्रसार गुणांक अलग होगा और इसका प्रसार गुणांक अलग होगा। यहाँ पर ये हमने कॉपर की रोड ली है जिसको हमने C से दर्शाया हुआ है, और ये स्टील की रोड ली हुई है जिसको हमने S लिखा हुआ है। ये नंबर 2 वाली रोड, नंबर 1 वाली रोड। इसका तापीय प्रसार गुणांक हमने माना है अल्फा S स्टील का, और कॉपर का तापीय प्रसार गुणांक माना है अल्फा C। और इसकी प्रारंभिक लंबाई ये अल्फा है। जब तापमान नहीं बढ़ाया जाता है या नहीं घटाया जाता है तो रोड इस तरह से बिल्कुल इसी पोजीशन में होती है। अब हमने टेम्परेचर स्ट्रेस कैलकुलेट करने हैं इसके, तो इसके लिए हमने कुछ जो है अलग से फिगर को और आगे एक्सटेंड किया है। उस पहले इस फिगर को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। फिगर को जब मान लीजिए इस रोड को हम बिल्कुल, दोनों रोड अलग अलग हैं, ये इसका भी प्रसारण बिल्कुल स्वतंत्र होता है और इसका भी स्वतंत्र होता है। जब मान लो इस दोनों रोड को हमने अलग अलग वेल्ड किया हुआ नहीं है और अलग अलग रखी हुई है, तो इसका तापमान और इसका तापमान, दोनों का तापमान बढ़ाने पर इसकी रोड में, इस रोड की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होती है कॉपर में, और स्टील में की लंबाई में वृद्धि कम होती है। वो कितने क्यों होती है? क्योंकि कॉपर का तापीय प्रसार गुणांक अधिक होता है। स्टील के तापीय प्रसार गुणांक से कॉपर का तापीय प्रसार गुणांक अधिक होता है। देखिए लिखा डेल्टा C इज ग्रेटर देन डेल्टा अल्फा C इज ग्रेटर देन अल्फा S। स्टील से इसका प्रसार गुणांक ज़्यादा होता है। तो अगर स्वतंत्र रूप से ये फैलेगी तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है उसको हमने मान लिया जैसे ये फैल के यहाँ तक आती है। स्वतंत्र रूप से फैलती है तो ये यहाँ तक फैलती है। इसकी लंबाई में वृद्धि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डेल्टा CT लंबाई में वृद्धि होती है। और अगर इसको स्वतंत्र रूप से फैलाया जाए, तापमान उतना ही बढ़ाएंगे जितना इसका बढ़ाया था, तो ये फैल करके इसकी लंबाई में वृद्धि इतनी होती है, ये यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है। इसकी लंबाई में वृद्धि हुई यहाँ से यहाँ तक, और इसकी लंबाई में वृद्धि होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर देखिए ये दोनों अलग अलग फैलती हैं तो, लेकिन स्थिति यहाँ पे ऐसी नहीं है। ये दोनों साथ साथ फैलेगी या साथ साथ सिकुड़ेगी। जब ये ज़्यादा फैलती है तो क्या होता है, ये रोड इसको फैलने से रोकती है, अपने साथ रखने का प्रयास करती है, और इसकी लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई में कम होती है। तो ये रोड क्या प्रयास करती है, ये रोड इसको अपने साथ खींच के ले जाने का प्रयास करती है। तो ये यहाँ पे एक रस्साकसी बन गई।
ये तो अपने साथ इसको रोकने का प्रयास करती है और ये इसको अपने साथ फैलाने का प्रयास करती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि नहीं तो ये इसको पूर्णतया रोक पाती है और ना ही ये रोड इसको पूरी तरह से फैला सकती है। ये बीच में कहीं आकर के रुक जाती है। इसके और इसके बीच में, वास्तव में इसके बीच में कहीं आकर के एक इक्विलिब्रियम बनता है, वहां पे आके रुकेगी। तो इसमें देखिए, तो इसमें खिंचाव कितना हुआ, इसमें अधिक खिंचाव, इतना अधिक खिंचाव हो गया, यहाँ से यहाँ तक खिंचाव आ गया, तो इसमें यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, ये खींचेगी ये रोड। और ये इसको इसने रोका है फैलने से, कितना रोका है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ नहीं जाने दिया, यहीं रोक लिया। और इस वाली रोड को यहाँ नहीं रुकने दिया, ये रोड खींच के यहाँ ले आई, तो ये दोनों यहाँ पे आके रुक जाती है। तो इसमें प्रसारण हुआ कितना, डेल्टा एस पी, टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से इसमें प्रसारण होगा डेल्टा एस पी। और इसमें टेम्परेचर की वजह से जो कंप्रेशन हुआ, जो दबाव हुआ, कितना दबाव हुआ, डेल्टा सी पी, ये नोटेशन दिए हुए हैं। और ये इन दोनों का फाइनल प्रसारण, दोनों में फाइनल प्रसारण कितना होता है, डेल्टा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये फाइनल प्रसारण को हमने डेल्टा दिया है, जो दोनों में बराबर है, इसमें और इसमें। ये भी यहाँ जाती फैल के और ये भी फैल के यहाँ जाती। और डेल्टा पी सी, ये इसमें कंप्रेशन है, फैलने से रोका गया है इतना। और डेल्टा एस पी, ये टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से इसमें खिंचाव उत्पन्न हुआ वो है। और डेल्टा सी टी, ये स्वतंत्र प्रसारण है इसका, और डेल्टा एस टी इसका स्वतंत्र प्रसारण है। ये चीज़ें, इनके नाम हमने आगे और एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये फिगर आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, तभी अपन इसका आगे फॉर्मूला लिख पाएंगे। नेक्स्ट, अतः कॉपर में अधिक प्रसारण होने से कॉपर की रोड स्टील की रोड को अपने साथ खींचकर ले जाने का प्रयास करती है। ये मैं समझा चुका हूँ, सारी बातें इसमें लिखी भी हुई है, लेकिन पुनः देख लीजिएगा। इसके विपरीत स्टील में कम प्रसारण होने से स्टील की रोड कॉपर की रोड को अपने साथ रोकने का प्रयास करती है। अतः अंत में दोनों रोड साथ बराबर प्रसारण पर स्थिर हो जाती है। ये समझा दिया गया है पीछे। यहाँ पर देखिए नोटेशंस इस तरह से दिखाए गए हैं। डेल्टा सी टी, कॉपर में स्वतंत्र प्रसारण ताप बढ़ाने से। डेल्टा एस टी, स्टील में स्वतंत्र प्रसारण ताप बढ़ाने से होगा ये भी। डेल्टा सी पी, जो पीछे नोटेशंस दिए हुए हैं, तापीय प्रतिबल P के कारण कॉपर में सिकुड़न होगी। कॉपर में सिकुड़न होगी क्योंकि कॉपर में उतना प्रसारण हो नहीं पाता है, थोड़ा कम होता है, इतना स्वतंत्र है उससे कम हो पाता है, तो ये सिकुड़न हो गई इसके अंदर। और डेल्टा एस पी, तापीय प्रतिबल के कारण स्टील की लंबाई में वृद्धि, स्टील की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि स्टील इसको कॉपर अपने साथ खींच के ले जाएगा। तो ये डेल्टा एस पी जो है, ये स्टील की लंबाई में वृद्धि हो गई। ये इनके नोटेशंस के नाम दिए हुए हैं। अब ये होता है, देखिए हम उस फिगर से भी देख सकते हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, लंबाई में वृद्धि संयुक्त रूप से लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो दोनों की डेल्टा एस है। इसको हम डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। डेल्टा सी और डेल्टा दोनों में लंबाई में वृद्धि बराबर है। संयुक्त अनुभाग वाली यह बार साम्य अवस्था में रहती है, यानी कि ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, तो साम्य अवस्था के हम नियम इसमें लगा सकते हैं। अतः तनाव बल, स्टील के अंदर तनाव बल उत्पन्न होगा, बराबर होगा दबाव बल कॉपर में। कॉपर में जितना दबाव उत्पन्न हो रहा है उतना ही इसके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो इससे हमारे पास एक समीकरण आ गया कि एफ एस, स्टील में लगने वाला बल
बराबर एफ सी बराबर एफ, उसको हम एफ कह सकते हैं। ये हमारा समीकरण एक समीकरण हो गया। दूसरी इक्वेशन बनती है डेल्टा सी बराबर डेल्टा एस, जो यहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा सी बराबर डेल्टा एस बराबर एस, यानी कि दोनों में जो वास्तव में लंबाई में जो वृद्धि होती है वो बराबर है। अब शर्त ये, एक में खिंचाव है तो दूसरे में सिकुड़न है। इसमें देखिए यहाँ बलों में भी फर्क है, बलों में मान बराबर है, लेकिन स्टील में खिंचाव उत्पन्न होगा, स्टील में ये खिंचाव बल है और कॉपर में ये कंप्रेशन बल, दबाव बल है। इनका नेचर बिल्कुल अलग है। अब देखिए समीकरण 1.15 से, इस समीकरण से हम ये चीज लिख सकते हैं डेल्टा सी, इसी को ले रहे हैं डेल्टा सी बराबर डेल्टा एस। ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं इस फिगर से इनकी वैल्यू लेते हैं। देखिए डेल्टा सी बराबर डेल्टा सी की वैल्यू यह है, तो डेल्टा सी बराबर हो जाएगा डेल्टा सी टी माइनस डेल्टा सी पी, यानी कि इसमें से ये घटा देंगे तो ये वैल्यू रह जाएगी। तो डेल्टा सी बराबर हो गया, डेल्टा सी लिख दिया, डेल्टा सी कॉपर के लिए लिखा हमने, कॉपर के लिए, तो डेल्टा सी बराबर ये हो जाएगा, दिस इज डेल्टा सी की वैल्यू है डेल्टा सी टी माइनस डेल्टा सी पी। और इसी तरह से फिगर से हम देखें डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एस के टर्म में लिखेंगे इसको डेल्टा एस टी प्लस डेल्टा एस पी, तो डेल्टा एस पी प्लस डेल्टा एस पी। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसमें इसको हमने क्या किया, पक्षांतर करके हम t वाली वैल्यू एक तरफ ले आते हैं और p वाली वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं। तो इस p को हम इधर ले आते हैं और इस t वाली वैल्यू, ये जो t लिखा है इसको हम इधर ले लेते हैं, ताकि टेम्परेचर वाले वैल्यू दोनों इधर आ जाएगी और ये कंप्रेशन और टेंसाइल की वजह से जो इसमें सिकुड़न और खिंचाव आ रहा है वो वैल्यू अलग आ जाएगी। तो इसमें डेल्टा सी टी, ये इक्वेशन हमने जो पहले इक्वेशन पढ़ी थी उससे हम ये लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं किसके लिए, कॉपर के लिए। देखिए डेल्टा कॉपर का क्या हो जाएगा, डेल्टा सी इंटू टी इंटू एल, और ये माइनस आ गया, और स्टील के लिए लिखना डेल्टा एस इंटू टी इंटू एल। ये हो गया प्रसार गुणांक के हिसाब से, तापीय प्रसारण के नियम से हम डेल्टा की वैल्यू लिख देते हैं कि तापमान बढ़ाने या घटाने से प्रसारण कितना होता है, वो वाली इक्वेशन है। और ये लिखते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं हुक्स के नियम से। हुक्स के नियम से डेल्टा यानी कि इतना प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है और इस तापीय प्रतिबल से इतना इसमें डेल्टा उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हुक्स के नियम से क्या होगी, हुक्स के नियम से वो इक्वेशन भी आपको याद होगी, एफ एल अपॉन ए ई वाली वो इक्वेशन है। तो ये हमने लिख दिया, ये सारी इक्वेशन हमने यहाँ दोबारा भी लिखी है, इधर भी देखते हैं। डेल्टा सी टी का मान ये होगा, डेल्टा एस टी का मान ये होगा, डेल्टा एस पी हुक्स के नियम से एफ एल अपॉन ए ई के हिसाब से, और डेल्टा सी पी का मान एफ एल अपॉन ए ई के हिसाब से ये होगा। खाली ये स्टील के लिए, ये स्टील के लिए है, ये कॉपर के लिए, ये चारों वैल्यूज हम इसके अंदर रखते हैं तो हमारी इक्वेशन इस तरह से आती है। और एफ एल को हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये इस टर्म पे आ जाती है, एल से एल कैंसिल कर दिया, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो करके ये हमारे पास इस तरह से ये हमें इक्वेशन प्राप्त होती है। बल फोर्स बराबर एफ टी एल्फा सी माइनस एल्फा एस अपॉन ये वाली टर्म आती है। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू हमें मालूम है, टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया वो हमें मालूम है, अल्फा सी और अल्फा एस ये स्टील मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं जो मालूम होती हैं। नीचे देखेंगे एस, इसका क्रॉस सेक्शन, एस है स्टील वाली का क्रॉस सेक्शन है, स्टील वाली बार का क्रॉस सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन, और ए सी इसका क्रॉस सेक्शन है। ये भी हमें दिया हुआ होता है या हम उसको रोड को नाप के निकाल सकते हैं। तो और ई एस और ई सी ये भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील का और कॉपर का। इस समीकरण से एफ का मान निकाल करके पीसी और पीएस, पीसी मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस इन कॉपर रोड और ये टेम्परेचर स्ट्रेस इन स्टील बार,
जो स्टील वाला पोर्शन है उसके अंदर, उसमें स्ट्रेस कितना आएंगे और इसमें कितने स्ट्रेस आएंगे, ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एफ की वैल्यू मालूम हो गई यहाँ पे, तो एफ में ए सी का भाग दे देंगे, पी सी आ जाएगा, और पी एस बराबर एफ अपॉन ए। ये स्ट्रेस वाली प्रारंभिक इक्वेशन है जो हमने बहुत पहले ही पढ़ी थी कि स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे हुआ क्षेत्रफल होता है, उससे हम निकाल देंगे। इसी समीकरण को देखिए, समीकरण 1.16, ये जो समीकरण है इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखें, यानी कि इस फॉर्म में, यहीं से इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इसको लिखें, इस तरह से लिखें, उसी फॉर्म में रहने दें, तो एफ अपॉन ए एस ई एस प्लस एफ अपॉन ए सी ई सी इस फॉर्म में रहने दें, और एफ अपॉन ए की जगह पी एस रख दें। एफ अपॉन ए की जगह पी एस रख दिया, एफ अपॉन ए सी की जगह पी सी रख दिया, ये पी सी रख दिया, तो ये समीकरण की फॉर्म हमारे पास ये वैसे का वैसा आ गया, ये इस तरह इस फॉर्म में आ गया। और ये होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए के हिसाब से ये स्ट्रेन हो जाएगा आपका, यानी कि विकृति किसमें, स्टील में, और ये विकृति हो जाएगी कॉपर में। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एस, देखिए, और इसको हम लिख सकते हैं ई सी। तो ई एस प्लस ई सी बराबर टी इंटू एल्फा सी माइनस एल्फा एस। ये भी एक इम्पोर्टेंट समीकरण आ गया हमारे पास, महत्वपूर्ण समीकरण है जो याद रखा जा सकता है। और बाकी स्ट्रेसेस निकालने के लिए, टेम्परेचर स्ट्रेस निकालने के लिए ये समीकरण पर्याप्त है यहाँ तक। और ये स्ट्रेन इक्वेशन है कि स्ट्रेन यानी विकृति वाली इक्वेशन क्या होती है, विकृति और टेम्परेचर में ये संबंध आ गया। तो यहाँ पर देखिए ई एस बराबर स्टील में विकृति, स्ट्रेन इन स्टील, ई सी इज कॉपर में विकृति, स्ट्रेन इन कॉपर। समीकरण 1.17 दोनों पदार्थों के विकृति के समीकरण है। ये समीकरण जो विकृति वाला समीकरण कहलाता है, और ये वाला फोर्स निकाल के स्ट्रेसेस निकालने के समीकरण है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उस फिगर को याद रख करके ये इक्वेशन निकाली जा सकती है, और इस पे किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो इन इक्वेशन के माध्यम से, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के माध्यम से हम सारी हर तरह की इसकी टेम्परेचर स्ट्रेस की कंपोजिट बार से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और होमोजेनियस सेक्शन वाली बार की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका तो सिर्फ यही फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसी में टेम्परेचर अल्फा की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, टेम्परेचर कितना बढ़ा है वो मालूम है तो स्ट्रेसेस डायरेक्ट आ जाएंगे, इसी इक्वेशन से आ जाते हैं। थैंक यू।